के बाद पता चला है और इस पे हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। आज प्रदर्शन भी हमारे विधायक और पार्षद एलजी के यहाँ कर रहे हैं। जी, अब मैं हरियाणा पे आता हूँ, क्योंकि हरियाणा का चुनाव जो है वो निकट आ रहा है। हरियाणा में क्या इस वक्त आम आदमी पार्टी की स्थिति है? और बड़ा सवाल एक और है लोगों के मन में कि कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। वह कह रही है कि देखो साहब, हमने तो कमाल कर दिया, लोकसभा में इतने सांसद हमारे आ गए, तो सरकार कांग्रेस पार्टी के उस राज्य में बनने वाली है। तो क्या आम आदमी पार्टी की भूमिका है कांग्रेस पार्टी को कष्ट देना क्योंकि विपक्ष का वोट बट रहा है, या फिर बीजेपी को सत्ता से निकालना, जो आपका आज बदलाव सभा का मकसद है? बदलाव किसका होगा? जो सत्ता में है उसी का बदलाव। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है। उसने हरियाणा को बर्बाद करने का, भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का, पेपर लीक कराने का वहां पे काम किया है। किसानों पे लाठियां चलवाने का, गोली चलवाने का काम किया है। एमएसपी मिलती नहीं। अग्निवीर योजना से हरियाणा का नौजवान त्रस्त है, पीड़ित है। वो बड़े फक्र से सेना में जाता था और जरूरत पड़ने पे अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करता था। हरियाणा के हर गांव के बाहर आपको किसी न किसी शहीद का गेट मिल जाएगा, जो बताता है कि वहां के युवाओं ने देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आपने अग्निवीर योजना ला दी। आप कह रहे हैं साहब हम युवा बना रहे हैं सेना को। तो अगर युवा बना रहे हैं आप सेना को, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री युवा बनाइए। 73 साल में देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और 4 साल में आप किसान के बेटे नौजवान को आप रिटायर कर दे रहे हैं सेना से। आप कह रहे हैं युवा बना रहे हैं आप सेना को। जो सेना पाकिस्तान के 2 टुकड़े करती है वो सेना युवा नहीं थी क्या? जो पाकिस्तान को बार बार हराती है, जो गलवान घाटी में लड़ती है, जो सेना कश्मीर की सीमा पर जाके लड़ती है, वो सेना युवा नहीं है क्या? जिसने कारगिल का युद्ध जीता वो सेना युवा नहीं थी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो भारतीय सेना का अपमान है। हमारी सेना हमेशा से बहादुर, युवा, पराक्रमी रही। आप उसको कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं। 4 साल में नौकरी से रिटायर करके 6 महीने की ट्रेनिंग अब आप दे रहे हैं। तो सेना को आप कमजोर कर रहे हैं, मजबूत आप नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, तो हरियाणा में अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसानी बड़ा मुद्दा है। ये सारी चीजें हम लोग लेके जा रहे हैं। और केजरीवाल जी की 5 गारंटियां, जिसमें रोजगार देने का वादा, बिजली फ्री देने का वादा, शिक्षा फ्री देने का वादा, इलाज फ्री देने का वादा, ये सारी बातें हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और वहाँ सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। संजय जी, आप राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, तो पता नहीं अगर फिल्मों और टीवी शोज देखने का आपको मौका मिलता है या नहीं, मगर एक बहुत ही मशहूर टीवी शो था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और यही सवाल आपसे है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस और आपका रिश्ता क्या है? कांग्रेस और आप अभी दिल्ली में साथ लड़े और हरियाणा में साथ लड़े, मगर पंजाब में आप अलग लड़े। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अलग लड़ रहे हैं। राजेंद्र नगर के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस आप ही को घेर रही है। तो ये क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं आपको बताता हूँ। 144 करोड़ लोगों का ये देश है, बहुत विशाल और बड़ा देश है। यहाँ पर गठबंधन की सरकारें भी चली हैं और अलग अलग गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े हैं। एनडीए में रहते हुए जेडीयू बीजेपी के खिलाफ लड़ा है। एनडीए में रहते हुए शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लड़ी है। और आज इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी सीपीएम कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है। पंजाब में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ और सीपीएम सीपीआई के खिलाफ लड़ती है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश को नफरत की आग में झोंकने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ हम सब लामबंद होकर, इकट्ठा होकर आपसे लड़ेंगे। ये नेम प्लेट वाली पॉलिटिक्स इस देश के अंदर हम चलने नहीं देंगे। आप नेम प्लेटें लगवा रहे हो, आप ठेले वालों का नेम प्लेटें लगवा रहे हो। जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए बैंकों के लूटे, उनके नेम प्लेट क्यों नहीं लगवाते आप भाई? आप कहिए नीरव मोदी गले में नेम प्लेट लगा के घूमे, 20,000 करोड़ हिंदुस्तान की बैंकों का लूटा है उसने। ललित मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा, कितने नाम है। और आपके दोस्त अडानी जी, जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान सब कुछ अपने हाथ में चाहते हैं। तो आप एक गरीब आदमी को कह रहे हैं नेम प्लेट लगाओ, अपनी जाति बताओ, अपना धर्म बताओ, जिससे तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा सके, जिससे तुमको पीटा जा सके। हिंदू हो कि मुसलमान हो बताओ, सिख हो कि ईसाई हो बताओ, दलित हो कि पिछड़ा हो बताओ, आदिवासी हो कि बताओ। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आप विकसित भारत ऐसे बनाएंगे? चलिए, ये सबका साथ सबका विकास है कि सबका विनाश है? ये
चलिए, मैं मानता हूं आपकी बात और कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी दे दी। अब हमें समय की कमी है, तो बहुत- आखिर में आपसे बस यही कहेंगे कि संजय सिंह को सबसे बड़ी सीख जेल में क्या मिली? क्योंकि आप जेल से होते हुए आए हैं। जेल में इंसान जो है वो सोचने को मजबूर हो जाता है, काफ़ी बदल जाता है। स्वतंत्र सेनानी भी जेल गए थे, नेता भी जेल गए थे, क्रिमिनल्स भी जेल जाते हैं। जेल में संजय सिंह क्या बदल के आया, क्या सीखा? देखिए उदय प्रताप जी, इन्होंने तो मुझे भेजा था कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन एक प्रकार से इन्होंने मेरा भला किया। भला क्या किया? इतना समय नहीं मिलता, इतना समय नहीं मिलता, किताबें नहीं पढ़ पाता। मैंने जेल में जाने के बाद सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, सत्य का प्रयोग गांधी जी की दोबारा पढ़ा, आज़ादी के दीवाने किताब पढ़ी, शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ा। हर दिन पढ़ा शहीदों के बारे में, अपने वीर सपूतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और हर दिन ये हमारा जज्बा, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हुई कि इनसे जमकर लड़ना है, झुकना बिल्कुल नहीं है, जमकर लड़ना है। चलिए, यही जज्बा आप कायम रखें और बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए हम आपको बोलते हैं संजय जी, आप आए धन्यवाद। और पार्लियामेंट के बीचों बीच आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, मंच पर पहुंचने के लिए। उदय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सेशन की